हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड प्रकृति दिस साइड योर एसएसटी टीचर। एंड देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 7th की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 7, द गुप्ता एरा, एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। इस वाले चैप्टर के हम लोग ऑलरेडी जो आपके डिटेल वीडियो है, जो इस हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो इससे पहले के चैप्टर्स रहे हैं उसकी डिटेल वीडियो, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल्सो उसकी वन शॉट रिविजन की वीडियोस हम लोग सब कुछ कवर अप कर चुके हैं। एंड उन वीडियोस को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आई नो हम लोग क्लास 7th की वीडियोस के लिए काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, मतलब मुझे पता है ये चीज। बट अब सब कुछ ठीक रहेगा तो आपको टेंशन लेने की आज सच नीड नहीं है। आपको पता है इस वाले चैप्टर के डिटेल वीडियो, इसके बिग क्वेश्चंस, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मतलब काफी हद तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपके इस चैप्टर के जो वन शॉट रिविजन है, कि अगर आप लोग एग्जाम से पहले पढ़ रहे हो तो जस्ट आप लोग ये वीडियो देखो एंड आप लोगों का सब कुछ कंप्लीट हो जाए, तो आप लोगों को टेंशन की जरूरत बिल्कुल भी ना हो। एग्जाम आप आराम से देकर आओ। ठीक है जी। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आप लोग आराम से वीडियो को देखो पहले। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि नोट्स काफी अच्छे होते हैं। नोट्स बहुत कंपाइल करके बहुत सही तरीके से, कि आपको याद भी रहे, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें भी हो, सब कुछ उसके अंदर आपका कवर अप हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आप लोग बता देना आपको कमेंट बॉक्स में कौन सी चाहिए। आपको इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए या फिर आपको आगे जो फर्दर आपके चैप्टर्स है उसकी आपको वन शॉट रिविजन वीडियोस चाहिए। तो चलो अब बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे हम लोग आपकी गुप्ता एज की, गुप्ता एरा, गुप्ता एज। देखो कहते हैं कि जो हमने इसे प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, जो एज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर था, कि किस तरीके से जनपद, महाजनपद, जो उससे पहले वाले चैप्टर में था राइज ऑफ एम्पायर्स में, किस तरीके से वो और ऑर्गेनाइज हुए थे, किस तरीके से अलग अलग किंगडम्स जो है आपके बने थे, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली। हम सब लोग उसको देख चुके थे। हमने उसमें बात करी थी कुशनाज एम्पायर की, जो यहाँ पे था, आपको याद होगा। तो हम वही यहाँ पर कह रहे हैं कि गुप्ता एज बेसिकली 3rd सेंचुरी सीई में ना। अभी तक जो बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं उनको बहुत अच्छे से आप पता चल गया होगा कि हाँ आखिर ये सीई और ये बीसी वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। बिफोर कॉमन एरा जो क्राइस्ट के बर्थ से पहले का है, एंड दिस इज कॉमन एरा जो कि क्राइस्ट के बर्थ के बाद का है। वन इसको हम मान के चलते हैं, उसके बाद 2, 3, 5, 6 ऐसे करके चलता रहता है ये आगे। एंड अभी आपको पता है हमारा चल रहा है 2026 शुरू हो चुका है अब तो। वो एडी यानी कि सीई वाला टाइम जो है अभी ये चल रहा है। जो इससे पहले का टाइम होता है 1 से या 0 से पहले का, उसे हम बोलते हैं बीसी। आपको याद है ये सब चीजें हम लोग डिटेल में वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो कहते हैं 3rd सेंचुरी। अब 3rd सेंचुरी देखो, अब मैं बोलती हूँ अभी हमारी चल रही है 21st सेंचुरी। इसका मतलब है 2001 से लेकर के 2099 तक का जो टाइम है, दिस इज व्हाट हमारी क्या है कि सॉरी, एक सेकेंड, 2000 से लेकर के 2099। हाँ मतलब ठीक है, जो ये वाला टाइम पीरियड रहता है इसे हम बोलते हैं हमारी 21st सेंचुरी। तो ये अभी चल रहा है। इसके बाद हमारी आएगी 22nd सेंचुरी, जिसमें हम ये करेंगे कि हाँ जी अब हमारी 2100 से लेकर के तो वो 2199 तक की होगी। ये इस तरह चलता है। तो अगर अभी यहाँ पे लिखा है आपका 3rd सेंचुरी, इसका मतलब क्या होगा? 201 से लेकर के 299 तक का टाइम जो रहेगा, ये हमारा हो जाएगा क्या? 3rd सेंचुरी। कहते हैं जब 3rd सेंचुरी में कुशनास के एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था, उस टाइम के बाद जो है हमारी गुप्ता एज शुरू हुई थी। एज द कुशनास वीकेंड, कि जब जो कुशनास थे वो वीकेंड हुए धीरे धीरे करके, उनकी पावर कम होनी शुरू हुई, तो कई जो नए नए किंगडम्स थे नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में, वो सब जो है इमर्ज होने लग गए थे। उसी में से जो है डायनेस्टी, मतलब हमने पहले पढ़ा हुआ, जब एक बहुत बड़ा पावरफुल किंगडम, एक एम्पायर जब टूटता है, एम्पायर के टूटने के बाद छोटे छोटे से किंगडम्स जो है वो निकल कर आते हैं। पढ़ा हुआ है राइज ऑफ न्यू रीजनल किंगडम्स, वो हेडिंग याद है कहीं ना कहीं, वो हमने पढ़ी है। तो कहते हैं उसके बाद क्या होता है, उसमें से कोई एक जो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है ना, वो एक आगे चलती है। तो कहते हैं उन सब में से काफी पावरफुल रही गुप्ता डायनेस्टी, जो कि आती है उस टाइम पे, और बहुत बड़ा एम्पायर जो है बाद में धीरे धीरे करके शुरू करती है। बेसिकली इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई थी? आपकी यूजुअली यूपी वाले पार्ट से, जो आज का यूपी वाला पार्ट है, उत्तर प्रदेश वाला पार्ट है, वहां से जो है इसकी ओरिजिन हुई, एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है जी।
कहते हैं कि जो गुप्ता का पीरियड था वो बहुत रिमार्केबल माना जाता है इंडिया के इतिहास में, बिकॉज इस टाइम पे बहुत ज्यादा कल्चर में, आर्ट में, आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सब में बहुत एडवांसमेंट आया था। बहुत चीजें उस टाइम पे इन्वेंट हुई, बहुत चीजें समझ में आई, वो निकल कर आई, डेवलप हुई। इसलिए आगे वैसे पढ़ेंगे इसको हम, इसे हम बोलते हैं गोल्डन एज, या आगे आएगा क्लासिकल एज। तो वो भी ये होता है, और खासकर चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। तो दिस वाज समथिंग जो कि आपका हल्का ब्रीफ मैंने यहाँ पे दिया कि हाँ क्या इस गुप्ता पीरियड में क्या हुआ, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये, एक्सेट्रा। अब देखो आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है कि हाँ जी, चंद्रगुप्त टू जो थे वो इनके बेसिकली इन्होंने इनसे ये शुरुआत हुआ था। अच्छा, एक चीज पहले जरा चंद्रगुप्त वन आएंगे, जाहिर सी बात है, फिर चंद्रगुप्त फिर समुद्रगुप्त आएंगे, फिर चंद्रगुप्त टू आएंगे, इस तरीके से ये हुआ था। अच्छा, एक बार जरा पहले ये बात कृपया करके जरा याद रखना कि आपको ये चीज याद रखनी है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे और ये जो चंद्रगुप्त वन या टू है जो भी है यहाँ पर, ये डिफरेंट है। चंद्रगुप्त टू जो है यहाँ के वो डिफरेंट है चंद्रगुप्त मौर्य से, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य आपको याद होगा अशोका एम्पायर के थे, वो अशोका के रह चुके हैं। एंड यहाँ पे ये चंद्रगुप्त वन या टू जो भी है, तो टू है बेसिकली, तो ये आपको अलग है। मेरे कहने का मतलब है कि मौर्य अलग था और ये अलग है। ठीक है जी, क्योंकि ये गुप्ता डायनेस्टी के हैं और चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो अशोका एम्पायर के थे वो। आई होप आप लोगों को वो चीजें जो है याद होंगी। ठीक है जी। अब जरा शुरुआत ही यहाँ से हम इसकी करते हैं, यहाँ पे करते हैं चंद्रगुप्त टू से। हम लोग जो बेसिक पार्ट है आपका, हम वो जरा पढ़ते हैं। कहते हैं चंद्रगुप्त टू, जिनको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विक्रमादित्य भी कहते हैं। ये आपका एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, हालांकि हम लोग जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कि जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, एमसीक्यूज भी, शॉर्ट भी, लॉन्ग भी, वो सब हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग कमेंट कर दें ताकि बहुत जल्दी से आपकी वीडियोस आ सके। ठीक है, ओके। तो कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स रहे हैं ये गुप्ता डायनेस्टी के। ठीक है जी। विष्णु जी को ये बहुत मानते थे, किसको मानते थे, विष्णु जी को ये बहुत मानते थे। और गरुड़, गरुड़ देव आपने देखा है जो विष्णु जी के जो वाहन होते हैं, वो उनके बहुत सारे इंस्क्रिप्शन पे भी हमको देखने को मिला है। अब जरा हम मेन बात से आगे, मेन चीजें आगे आएंगी, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ आपका ये है। अच्छा, ये जरूर याद रखना, आयरन पिलर, ये आपको दिख रहा है, क्या है ये, आयरन पिलर है। अच्छा देखो क्या कहते हैं कि क्या चीज है ये। तो ये जो पिलर है आयरन का, लोहे से बना हुआ है बेसिकली, ये बहुत एडवांस एग्जांपल है ये आपकी मेटलर्जिकल, यानी कि मेटल से बनी हुई चीजों का बहुत ही एडवांस एग्जांपल इसको मानते हैं हम, लोहे के इस पिलर को। सोचो कोई भी अगर लोहा है, कोई भी लोहा है अगर, तो वो बहुत जल्दी अगर वो हवा के, पानी के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें जंग लग जाती है, बहुत सॉरी। जो बच्चे मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि थोड़ी मेरी तबीयत खराब है। सॉरी। ठीक है, ओके। तो ये जो है उससे जंग लग जाती है। लेकिन आप देखो ये आज से 1600 साल पुराना आयरन का पिलर है, जो कि चंद्रगुप्त टू के टाइम पर ही बनवाया गया था। 6 टन का है और ये आज तक भी इसमें जंग नहीं लगी हुई है। देख रहे हो आप यहाँ पे, इसमें आज तक भी जंग नहीं लगी हुई है। ठीक है, कहते हैं कि पहले मतलब ये क्या था ना, कि पहले ये उदयगिरी केव जो है मध्य प्रदेश के, पहले ये वहां पर था, बाद में इसको दिल्ली में रख दिया गया। अब ये वैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, बट ये मुझे आप लोग बताओगे कि ये कौन सी जगह है जहां पर ये आयरन पिलर आज रखा गया है। कौन सी जगह, ये कौन सा क्या है, ये पीछे, ये पीछे क्या है जिसके आगे जो है ये आयरन पिलर रखा गया। तो ये लोग, क्या आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, जो मुझे बताएगा मैं उसकी कमेंट को पिन करूंगी। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओगे। ओके। अच्छा, बाद में इसको दिल्ली लेके आ गया था। विष्णु जी को ये भी डेडिकेट करता है। अच्छा, ये वाला लाइन मैंने यहाँ पे इससे लिखी है कि जो इसका इंस्क्रिप्शन है वो मेंशन करता है नेम्ड चंद्र, जो कि हम कहते हैं चंद्रगुप्त टू। मतलब बेसिकली जो ये है ना, इस पे चंद्र लिखा हुआ है, जो इसका इंस्क्रिप्शन है चंद्र लिखा हुआ है, तो नाम लिखा हुआ है, तो वो दर्शाता है चंद्रगुप्त टू को, बिकॉज उनके ही टाइम पर ये बनाया गया था, यहाँ पर रखा गया था, इरेक्ट करा गया था बेसिकली इसको। ठीक है जी, बनाया गया था। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कहते हैं इम्पोर्टेंस क्या है आखिर इस गुप्ता पीरियड की। हालांकि ये पॉइंट हमें लास्ट में पढ़ना है, तो हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे, अभी इस पॉइंट को जरा हम छोड़ेंगे। अब हम आगे आएंगे, आपका चंद्रगुप्त टू के जरा फादर की बात करते हैं, समुद्रगुप्त। मैंने कहा पहले चंद्रगुप्त वन थे, C1, तो यहाँ पे समुद्रगुप्त आते हैं, इनके बेटे, और फिर समुद्रगुप्त के बेटे होते हैं चंद्रगुप्त टू।
क्योंकि मैंने आप लोगों से जब गुप्ता एज की बात करी थी, जब हम लोगों ने चैप्टर डिटेल में पढ़ा था, मैंने कहा था उस टाइम पर ये बहुत रहता था कि फादर के नाम पे अपने बेटे का नाम रखना, तो ये जो है उस टाइम पे था। चंद्रगुप्त वन वाज़ बेसिकली द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, लेकिन उनके टाइम पे इतना ज़्यादा चला नहीं था, ये बहुत बड़े एक्सटेंट तक फैला नहीं था। लेकिन बाद में समुद्रगुप्त आए, उनके टाइम पर भी ये बहुत फैला, क्या-क्या हुआ आगे बताऊँगी। जब उनके बेटे आए चंद्रगुप्त टू, तो उनके टाइम पे ये बहुत बढ़िया हुआ। ठीक है। अब देखो समुद्रगुप्त है यानी कि चंद्रगुप्त टू के ये फादर है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे खासे, बहुत बहादुर काइंड ऑफ किंग ये रहे हैं उस टाइम के। जो इनकी अचीवमेंट्स है वो लिखी हुई है प्रयाग प्रशस्ति में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपके एमसीक्यू में शॉर्ट क्वेश्चंस में जरूर पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रयाग प्रशस्ति। देखो मैंने कहा था कि जब भी कोई भी किंग होता है तो उसका एक पोइट होता है बेसिकली, जो उसके बारे में लिखता है कि हाँ भाई किंग क्या कर रहा है, उनकी क्या विक्ट्री है, क्या उन्होंने हासिल करा एक्सेट्रा, वो सब चीजें। तो इनका चंद्रगुप्त टू का एक कोट पोइट था जिनका नाम था हरिसेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेम्बर। पोइट है हरिसेना। उन्होंने जो इनके बारे में लिखी है चीजें, वो लिखा, वो सब लिखा, उस सबको हम बोलते हैं क्योंकि उसमें उनकी प्रशंसा करी गई है। उसमें उनके अचीवमेंट्स के बारे में इवन ना पता है बहुत बड़ा चढ़ाकर लिखा गया, बिकॉज उनको उस चीज के पैसे मिलते थे, उनकी सैलरी उनका जो भी था, वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर अचीवमेंट लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर सपोज, अगर किंग ने किसी वॉर में लड़ते हुए 100 आदमियों को हराया, तो वो एक्सजरेट करते हुए बढ़ाते हुए लिखेंगे 1000 आदमियों को हराया थे। तो ये वो जो है करा करते थे। वो कहते हैं उस इंस्क्रिप्शन को लिखा था उनके कोर्ट पॉइंट हरिसेना ने, ये मैंने आपको बता दिया। और ये प्रयागराज में हमको जो है ये उनके इस प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पता है, बिकॉज वो पिलर पे लिखा हुआ था, तो हमको पता चलता है कि हाँ हरिसेना जो है उनके कोर्ट पॉइंट हुआ करते थे। समुद्रगुप्त जो है डिड नॉट ऑलवेज रिमूव डिफीटेड रूलर्स फ्रॉम पावर। जरा बात करते हैं कि आखिर इनका एम्पायर कैसे था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, उसकी बात करें। हालांकि अभी आगे डिटेल में है, बट एक बार देख लेते हैं। कहते हैं उन्होंने, मतलब ऐसा नहीं है कि समुद्रगुप्त ने हमेशा जिन भी रूलर्स को हराया उनको हटा दिया, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं करा। कई बार उन्होंने क्या करा, उन्होंने किसी को हराया, दोबारा से उनको उसकी जगह पर बिठा दिया। भाई देखो हरा जरूर दिया है मैंने वॉर करके, लेकिन यहाँ पे अभी तुम ही बैठो और तुम मुझे ट्रिब्यूट पे करोगे, कोई गिफ्ट या टैक्सेस। तो तुम्हारे एरिया से जितना भी यहाँ पे तुम्हारे पास पैसा आता है, उसका 10%, उसका 20%, उसका 50% पार्ट जो है तुम मुझे दोगे। दैट वाज एज ट्रिब्यूट के रूप में, क्योंकि वो अब, क्योंकि अब तुम मेरे ट्रिब्यूटरी हो, तुम मेरे ट्रिब्यूट हो, क्योंकि तुम मेरे अंडर रहोगे अब। अगर कभी तुमने कुछ चालाकी दिखाई, कुछ भी करी, तो मैं दोबारा तुमको हरा कर तुम्हारे हाथ यहाँ से तुम्हें निकाल दूंगा। तो मैंने तुमको राजगद्दी सौंपी हुई है सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे अपना जो भी टैक्स होगा या जो पैसा होगा, जो भी गिफ्ट होंगे, तुम वो मुझे देते रहोगे। तो जो वो किंग है, वो उसका बना ट्रिब्यूटरी, जो वो सामान देगा उसको, वो होगा ट्रिब्यूट। ये बात प्लीज आप लोग जरा याद रखना। कहते हैं और इस चीज से डरते थे भैया लोग बाग, क्योंकि जो छोटे छोटे किंग थे तो वो उस चीज को मान भी जाते थे। और ऐसा करके बहुत, ये भी नहीं कि उन्होंने बहुत बेसिकली वॉरफेयर करा, पहले लड़ाइयां करी, फिर उनको जो है दोबारा से उनका थ्रोन दे दिया, राजगद्दी दे दी। और ऐसा करके समुद्रगुप्त ने बहुत बड़ा एम्पायर जो है खड़ा भी कर लिया था। अच्छा, अब जरा बात करूं इनके शासन की या फिर इनके कल्चर की या इनके अचीवमेंट्स वगैरह की। कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बहादुर से वॉरियर ही नहीं थे, बल्कि इनका आर्ट में, लर्निंग में, ट्रेड वगैरह इन सब में भी इनका बहुत इंटरेस्ट काइंड ऑफ था, उस सबको ये बहुत मानते थे ये। और इनके टाइम पर बेसिकली कहते हैं कि जो इनका रीजन रहा था, जो इनका रीन रहा, जो इनका टाइम पीरियड रहा, उसमें उनके रीजन में, उनके लोगों में काफी अच्छा खासा प्रोस्पेरिटी थी, यानी कि पैसा वैसा, वेल्थ वेल्थ, सब लोग बागों में काफी ठीक रही, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ राज नहीं कर रहे थे, बल्कि ये लोगों को अलग अलग अपॉर्चुनिटी देते थे, ट्रेड करने की, आर्ट की, आर्किटेक्चर की, लिटरेचर की। तो लोगों को काम मिलता था, बिकॉज ऑफ दैट उन लोगों की इनकम जो है सही होती थी, तो वेल्थ सही थी। इवन आपको आपकी बुक में भी दिख रहे होंगे, ये पिक्चर्स होंगी ये वाली, जहाँ पे दिखा रखा है कि उनके समुद्रगुप्त के कॉइन्स में, बिकॉज हमको पता है कि हर एक राजा अपने कॉइन्स वगैरह वो अलग ही इंस्क्राइब करवाते थे। तो जब समुद्रगुप्त के कॉइन्स में उनको वीणा बजाते हुए भी देखा गया, आप लोगों को यहाँ पर भी ये चीज दिख रही है क्लियर। तो वो दिखाता है कि हाँ ये म्यूजिक के कल्चर के काफी अच्छे खासे होते। तो यहाँ पे मैंने ये पिक्चर लगा रखी है, दैट वाज ऑफ अश्वमेध यज्ञ। आपको याद है अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, या फिर यजुन यज्ञ क्या होता है? जिसमें मैंने पहले समझा रखा, आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाया था। अगर आपको रामायण याद है, इस ठीक है, आपको याद होगा उस पे राम जी क्या कर रहे थे कि जब उनको राजगद्दी सौंपी जा रही थी, या उसके बाद की बात है वैसे, कि जब उनका एम्पायर बढ़ रहा था, तो बेसिकली किंग क्या करते हैं
एक घोड़ा होता है, एक अश्व जिसे हम बोलते हैं, अश्व को हिंदी में बोलते हैं हम घोड़ा, एंड घोड़े को संस्कृत में बोलते हैं हम लोग अश्व, तो वहां से वर्ड आया है ये अश्व। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो एक घोड़े पे, उसको बताएंगे, घोड़े के ऊपर ना वो लिखा संदेश होता है, मतलब यज्ञ करके होता है वो, और पता होता है लोगों को आसपास कि हाँ वो राजा जो है वो यज्ञ कर, सॉरी, क्या होगा अगर वो घोड़ा, फॉर सपोज आपकी ये टेरिटरी है, आपका अभी ये वाला एरिया है, और आपको इस पूरे के पूरे एरिया में राज करना है। हाँ, अब यहाँ पे एक राजा है, यहाँ पे एक राजा है, एक राजा यहाँ पे है, एक राजा यहाँ पे, इस तरीके से राजा है। अब आपने क्या करा, आपने अपने यहाँ से एक घोड़ा छोड़ा, अब वो घोड़ा जो है सैनिकों के साथ, सब लोगों के साथ एक संदेश देता हुआ वो सारे में जाएगा, वो दिखता है दूर से कि हाँ ये अश्वमेध यज्ञ का अश्व आ रहा है। अब उसमें क्या होता है, अगर यहाँ से इस एरिया से वो जो अश्व है वो क्रॉस कर जाता है, दैट मीन्स इस वाले राजा ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो यहाँ का राजा है, जिसने ये अश्व भेजा है, वो सुप्रीम है, और अब वो इसके राज्य में भी राज करे। अगर वो यहाँ से जाएगा तो ये भी हो जाएगा, यहाँ से गया ये भी हो जाएगा। अगर किसी भी राजा ने उसको रोक लिया अश्व को, दैट वो मना कर रहा है कि मैं तुम्हारी डोमिनेट, या मैं तुम्हारी सुपीरियोरिटी, या मैं तुम्हारा राज एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो वहां पे फिर उन दोनों राजाओं के बीच में युद्ध होगा, वॉर होगा, लड़ाई होगी। बट अगर ऐसा नहीं करा गया, अगर वो अश्व जो है क्रॉस कर गया, दैट मीन्स उस पूरे ही रीजन में उस राजा का राज हो जाएगा, जिसका वो अश्व था, जिसने वो अश्वमेध यज्ञ किया था। तो बेसिकली अश्वमेध यज्ञ अपने एम्पायर को, अपने किंगडम को बड़ा करने के लिए, वास्ट बनाने के लिए जो है किया जाता, और बहुत से राजा महाराजा जो है वो करते थे। तो यहाँ पर ये अश्व दिख रहे हैं, इस तरीके से ये होता था, तो वो दिखता था क्लियरली कि हाँ ये पूजा का अश्वमेध का यज्ञ है। क्लियर हुई ये वाली बात। जरा एक बार आगे यहाँ पे देखोगे हम लोग, एक्सटेंट ऑफ द गुप्ता एम्पायर, कहते हैं विष्णु पुराण से हमको क्या क्या पता चला है कि कौन कौन से एरियाज थे जो गुप्ता एम्पायर के द्वारा राज करे गए। तो आपको ये दिख रहा है पूरा का पूरा रीजन, दैट वाज होल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। जो आपका येलो वाला पार्ट है सारा का सारा वो रहा है। एक बार यहीं पे देख लो, नीचे जो है वकटका है, यहाँ पे कामरूप है, अभी आगे आएंगे क्योंकि ये यहाँ पे आपका पल्लवा किंगडम है। ये आपके चारों जो है, चारों इसके अंदर दिखा रखे हैं। यहीं पे जो है आपका समवेयर यहाँ पर जो है पहले के टाइम पे, अभी आगे आएगा, पल्लवास के जो पहले थे उनसे सतवाहनास, तो वो जो है वो यहीं पर ही हुआ करते थे। इस तरीके से जो है ये रहा है। तो यहाँ पे आपके गुप्ता रहे हैं, यहाँ पे कामरूप है आपके ईस्ट में, पल्लवा है आपके साउथ में, साउथ ईस्ट में बेसिकली, एंड वकटका है आपके यहाँ पर वेस्ट में। तो जरा आप लोग इसको एक बार जरा याद रख लेना कृपया करके, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग जरा बात करते हैं मिलिट्री के ऑर्गेनाइजेशन की। क्या कर मिलिट्री जो है वो कैसी रही है वहां पे। कहते हैं इतने बड़े एम्पायर को रूल करना, उस पे राज करना बहुत जाहिर है काफी डिफिकल्ट चीज है। तो उसके लिए बहुत बड़ी आर्मी होना बहुत जरूरी है, जिसमें सोल्जर्स भी हो, जिसमें एलिफेंट्स भी हो, जिसमें घोड़े भी हो। कुक, आर्मी में कुक की क्या जरूरत है। आर्मी को खाना खिलाओगे कि नहीं, या भूखा मारोगे बेचारे सैनिकों को। कोई ना, तो कुछ ना कुछ खाएंगे ना। दैट्स वाई कुक, ताकि फूड की सप्लाई, फूड की रिसोर्सेज वगैरह की सप्लाई सही से हो सके, इसलिए यहाँ पर ये सब का होना बहुत जरूरी हुआ करता था। कहते हैं जो ट्रिब्यूटरी किंग्स हुआ करते थे, बता चुकी हूँ कौन होते हैं। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग द एम्परर बाय प्रोवाइडिंग सप्लाईज एंड सपोर्ट। जाहिर सी बात है भैया, जो ट्रिब्यूटरी किंग्स है वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं ना, ट्रिब्यूट के फॉर्म में चाहे तुम एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस दो, चाहे तुम टैक्स दो, चाहे तुम गिफ्ट दो, इट्स अप टू यू। जिसकी हमें नीड है, अगर मैं तुमसे कह रही हूँ भैया मुझे इस बार गिफ्ट नहीं चाहिए, मेरे सैनिक वहां गए हैं, उन्हें खाना भिजवाओ, तो तुम्हें वो करना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो इस बात को। तो वो यहाँ पर होना बहुत जरूरी हुआ करता था। फॉर सपोज यहाँ पे गुप्ता एम्पायर है, यहाँ पे जो है उनका एक और ट्रिब्यूटरी किंग है जो यहाँ पे है। गुप्ता एम्पायर, गुप्ता वाले ने यहाँ पे भी अपने सैनिकों को भेजा हुआ है इस वाले रीजन पे कब्जा करने के लिए, अटैक करने के लिए। तो ये लोग यहाँ पे वॉर कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो वही जो गुप्ता वाला किंग है वो इसको बोलेगा भैया जाओ और यहाँ वाले रीजन में मेरे सैनिक है, इनको जाके खाना प्रोवाइड करो, तो इनको यहाँ पे देना होगा। तो वो काम ट्रिब्यूटरी किंग का। अब देखो एक चीज यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट आ रही है, विच इज आपका फाशियान का जो ट्रैवलर का अकाउंट रहा है। बेसिकली हमने पहले बोला था कि बहुत सारे ऐसे चाइनीज से ट्रेवलर्स, सॉरी, ट्रैवलर्स वगैरह हुआ करते थे, जो चाइना से इंडिया आते थे वो के बारे में जानने के लिए, और फिर यहाँ के लोगों के रिलीजन के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के किंग के बारे में, यहाँ की चीजों को जानने के लिए।
मैं कहता हूँ उसमें से एक यहाँ पे रहे हैं जो फाशियान, जो कि गुप्ता एज के टाइम पे आए थे। चाइना से आए, ज़ाहिर-सी बात है आपको उनका रूट दिख रहा होगा इस तरीके से ऐसे-ऐसे करके ये इंडिया आए थे। बहुत जगहों पे घूमे थे। 5th सेंचुरी के अंदर जो है ये आए थे। अच्छा, हम कहते हैं कि बुद्धिस्ट के साइट्स में जाते हैं, इंडियन स्कॉलर्स के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं जो ज्ञानी वगैरह हैं और जो भी बुद्धिस्ट की मैन्युस्क्रिप्ट्स रही हैं, जो बुद्धिज्म के बारे में बताती हैं, उनको दर्शाती हैं, जो भी चीज़ें उस टाइम की रही हैं, वो यहाँ से वो लेकर गए थे वापस चाइना। कहते हैं उन्होंने इंडिया में काफ़ी एक सेकंड रुको। देखो यहाँ पे आप लोगों को एक पिक्चर दिख रही है, ये वाली। इसमें देख रहे हो ये जो येलो येलो सारी डॉट्स है, कहाँ कहाँ गए? जो येलो से नाम लिखे हुए हैं सारे रेड कलर की डॉट्स है। ये वो जगह है जहाँ पर जो ये थे, ये गए हैं। देखो इंडिया में आके वो कहाँ-कहाँ, यहाँ, 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 तो इंडिया में आके वो कहाँ-कहाँ गए हैं। तो उसको ये चीज़ दिखा रही है, ठीक है? तो कहते हैं बहुत सारी जगहों पे गए थे और उन्होंने वहाँ का कल्चर, ये गवर्न करने का तरीका, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी, रिलीजन ये सब जो है उन लोगों का देखा। अच्छा, और रिकॉर्ड करे अपने एक्सपीरियंसेस उनके ट्रैवलॉग में कि हाँ भाई कहाँ-कहाँ मैं गया, क्या देखा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और ये सब जो है बाद में वो अपने चाइना अपने देश ले गए थे ताकि जिनसे लोगों को पता चल सके कि हाँ जी गुप्ता पीरियड में किंग की और वहां के लोगों की जिंदगियां कैसी है, वहां पे लोग कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, क्या चीज मानते हैं, कैसे उनका कल्चर है, कैसे उन पे शासन करा जाता है, हर एक चीज जो है वो लिखकर ले गए थे। अच्छा, उन्होंने ये चीज़ कही थी कि हाँ, यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी सही तरीके से गवर्न हैं, यहाँ प्रोस्पेरिटी है लोगों का, यहाँ कल्चर अच्छा है, यहाँ बुद्धिज़्म फॉलो होता है। उन्होंने सब बातें अच्छी-अच्छी बताई। साथ-साथ उन्होंने इनइक्वालिटी की बात करी। इक्वालिटी में उन्होंने नाम लिया चंडालास का। चंडालास जिनको उन उस टाइम पे अनटचेबल्स यानी कि छुआ-छूत माना जाता था। जिसको कुछ टाइम बाद हम आज के टाइम पर हम शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं। याद होगा आप लोगों को जो एससी-एसटी होते हैं, उन नाम दिया गया था चंडालास। कहते हैं कि उस टाइम पे भी उनके साथ बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट हुआ करता था। दैट वाज़ सोचो कि ये 5th सेंचुरी की बात है। अभी यहाँ 2025 चल रहा है और ये 400 के बाद की बात है। तो करीब-करीब 2100 साल पहले, करीब-करीब 2000 2200 साल पहले भी ये सब चलता था। यानी कि तब से ये जो इनइक्वालिटी है, छुआ-छूत है कि टच कर लिया तो इम्प्योर हो जाओगे एटसेट्रा, ये सब चीज़ें उस टाइम से चलती आ रही है। तो रिडिकुलस, ठीक है? तो कहते हैं कि वो काफ़ी था, उस टाइम पर भी काफ़ी था और ये उनको सिटी की बाउंड्रीज़ से उनको दूर कहते थे कि तुम लोग जो है जाके दूर रहो, तुम आउटकास्ट हो एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो यानी कि उन्होंने अच्छी-अच्छी बातें जो बताई कि हाँ जी पीसफुल है, वेल ऑर्गनाइज्ड है, यहाँ के लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, प्रोस्पेरिटी यहाँ के लोगों में, यहाँ पे सब बताया, ठीक है? साथ-साथ यहाँ पे चंडालास के साथ होता हुआ जो बैड ऑपरेशन था, जो हार्श ट्रीटमेंट था, वो भी उन्होंने देखो यहाँ पर ये पढ़ने की नीड नहीं है। हिस्ट्री को मल्टीपल सोर्सेस से पढ़ना है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इतिहास को अगर आप सिर्फ किसी एक इंसान का अकाउंट देखकर उसको सच मान लोगे, तो आप इतिहास की रियलिटी नहीं जान पाओगे। इसलिए कहते हैं कि आपको इतिहास के बारे में क्योंकि अलग-अलग इंसान के डिफरेंट व्यूज, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं उस टाइम पे कोई एक सिंगल सोर्स, चाहे वो लिटरेरी सोर्स हो, आपको पता है ना हिस्ट्री के 2 सोर्सेस होते हैं, एक होता है लिटरेरी जो आपको जो लिखा हुआ है आप उसको पढ़ रहे हो, कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट है, कोई इंस्क्रिप्शन है, आप वो पढ़ रहे हो, आपको पढ़ के पता चल रहा है कि इतिहास में क्या था। अगर कोई आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, यानी कि आपको कोई ऑब्जेक्ट मिला है पुराना, आपको कोई जगह मिली है बहुत पुरानी, खुदी हुई, उसके बारे में स्टडी कर रहे हो, तो वो जो जगह है, जो ऑब्जेक्ट है, जो भी है, दैट इज़ कॉल्ड आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स, समझ गए? अच्छा, तो कहते हैं कोई भी एक सिंगल सोर्स यहाँ पे नहीं बता सकता है उसकी रियलिटी कि हाँ क्या था, इस हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस को पढ़कर इतिहास के बारे में पता लगा, ठीक है जी। गुप्ता एम्पायर के बारे में जरा और कुछ जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए, तो कहते हैं उस टाइम पे बहुत सारे किंगडम्स हुआ करते थे, छोटे-छोटे से किंगडम्स। कहते हैं जो कुछ किंगडम्स हुआ करते थे, वो एक-दूसरे से भी लड़ा करते थे, अपनी-अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपांड करने के लिए। जो गुप्ता के रूलर्स थे, चाहे वो चंद्रगुप्त टू रहे हों, चाहे समुद्रगुप्त रहे हों, ये वन का ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा रोल नहीं दिखाया गया है, ठीक है? तो कहते हैं इन सब ने वॉर करा है, डिप्लोमेसी यानी कि बातचीत कर शादी की अलायंसेस कर कुछ भी करके अपने एम्पायर को काफ़ी स्ट्रेंथन करा है। और कहते हैं यहाँ पर कि जो उनके आइडियाज़ थे वो कौटिल्य यानी कि चाणक्य, याद आ गए अशोका वाले, चंद्रगुप्त मौर्य वाले, ठीक है? तो कहते हैं कि उसको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं उनके जो आइडियाज़ थे कौटिल्य, चाणक्य के वो आइडियाज़ इन लोगों ने भी अपने अंदर लिए हैं।
अपने एम्पायर में उस चीज को ही फॉलो बहुत करा है, बिकॉज जैसे चाणक्य कहते थे ना कि मित्र बनाओ, अलायंसेस होने चाहिए, सेम वैसे इन लोगों ने भी वो बहुत करा है अपनी उसको फॉलो करते हुए। कौटिल्य की सतंग थ्योरी थ्योरी यार, साथ थिंकिंग होना चाहिए, मित्र होने चाहिए, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेट्रा, वो सब था। तो वही यहाँ पर उसको फॉलो करते हुए इन्होंने भी यहाँ पर उस चीज को मानकर आगे चले हैं। चलो जी ठीक है, आगे बात करते हैं। नए किंग्स की, नए टाइटल्स की बात करते हैं। तो कहते हैं भैया जो गुप्ता के एम्पायर्स हुआ करते थे वो बहुत ग्रैंड, यानी कि बहुत बड़े बड़े टाइटल्स अपनाते थे अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए, या खुद को बाकियों से ऊपर दिखाने के लिए, बहुत अथॉरिटी, बहुत पावर दिखाने के लिए। महाराजा धीराज, समझ रहे हो? ऐसे टाइटल जो है, ऐसे नाम वो लोग अपने रखा करते थे, सम्राट, चक्रवर्ती, हालांकि अशोका का भी था ये। तो इस टाइप के जो है नाम ये लोग रखा करते थे, जो उनकी सुपीरियरिटी को, पावर वगैरह को दिखाए। कहते हैं एक्सपेंशन करना अपने रीजन का, अलायंस करके, मैरिज वगैरह के, शादी वगैरह के। तो यहाँ पे आपको अपनी बुक की प्रभावती गुप्ता जी याद है? प्रभावती गुप्ता, कहते हैं कि गुप्ताज ने अपने एम्पायर को शादी के अलायंस कर कर, शादी के बंधनों में बंध कर भी बहुत अपने एम्पायर को उन्होंने एक्सटेंड किया था। एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर प्रभावती गुप्ता का। अब आपको जरा वो वकाटका किंगडम याद है जो साउथ में था, वेस्ट में हल्का सा खिसक के था, याद आ गया ऊपर जो पड़ा था अभी? फिर देख लो, फिर बोलोगे मैम नहीं याद आया, भूल गए हम तो। ये दिख गया, ये रहा वकाटका किंगडम, ये मेरी जहां मेरी इरेजर है वहां दिख रहा है ये वकाटका। ठीक है, तो अब उसी की बात यहाँ पर करी जा रही है। कहते हैं प्रभावती गुप्ता जो कि चंद्रगुप्त टू की बेटी थी, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त टू, ये रहे। अब इनकी भी बेटी रही यहाँ पर आपकी प्रभावती गुप्ता। इनकी शादी होती है कर्नाटका के किंगडम के एक प्रिंस के साथ, ठीक है जी, जो कि साउथ में थे, हमने देखा हुआ है ऑलरेडी। उनके हस्बैंड की जल्दी डेथ हो जाती है, एंड जिसकी वजह से उनको ये रीजन जो है संभालना पड़ता है। और वो अपने टाइम पे, अपने रीन के टाइम पे, अब जब वो शासन कर रही होती है उस टाइम पे उनके बहुत अच्छे खासे टाइज होते हैं, ताज और बकाटाका के अच्छे खासे टाइज रहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है भैया। अब आप सोचो, क्या बकाटाका किंगडम कभी भी गुप्ता एम्पायर पे अटैक करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि भैया वो दोनों भैया समधी समधन है, ये जुड़ गए हैं, ठीक है। गुप्ता एम्पायर कभी वकाटका पे करेगा? नहीं करेगा, बल्कि अब ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। मैरिज अलायंस करके, गठबंधन फॉर्म करके इन्होंने अपनी पावर को, अपनी अलायंस को बढ़ा लिया। वही चीज यहाँ पर जो है बता रखी है आपको। यहाँ पर ये पिक्चर दिखा रखी है, कहते हैं मदर ऑफ टू किंग्स, ऐसे बताते हैं इनको, इनके इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ था। क्योंकि जो दोनों इनके बेटे होते हैं वो बाद में वकाटका डायनेस्टी के रूलर बन जाते हैं, तो वो चीज यहाँ पे दिखा रखी थी। कहते हैं विष्णु जी को ही काफी मानते हैं ये लोग, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था विष्णु जी को समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त जी को बहुत मानते थे, तो वही यहाँ पर दिखा रखा है। कहते हैं उनके 7 विष्णु के टेम्पल्स भी बनवाए थे, और जो कि कुछ आज के टाइम पे महाराष्ट्र में है। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? बहुत सिंपल सी चीजें थी। कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है गुप्तास के एम्पायर का? अच्छा, कहते हैं गुप्ता एम्पायर जो है, यानी कि उस टाइम पे शासन कैसा हो रहा था, कौन कर रहा है, क्या चीजें हो रही है। कहते हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम रहा है। हर एक चीज, ऐसा नहीं है कि सेंटर पे बैठे हैं और सब पे राज कर रहे हैं, नहीं। उन्होंने अपने एम्पायर को कुछ प्रोविंसेस में, कुछ छोटे छोटे से एरियाज में बांटा था, और सब पे जो है वो अलग अलग वो किंग बैठा रखे थे, कुछ ट्रिब्यूट वाले और कुछ अपने राज्य वाले बैठा रखे थे। कहते हैं वो लैंड भी ग्रांट करते थे, कुछ को जो है कुछ को जो है लैंड दे दिया, जो कुछ लोकल रूलर्स उन्होंने बिठा रखे हैं उनको कुछ लैंड दिया कि भैया तुम से जो पैसा आएगा यहाँ पे तुमको लेना है, तुम बस यहाँ पे जो है राज करने के लिए बिठा रखा है। कुछ पुजारी हो गए, कुछ चीफ हो गए, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से मैनेज कर सके और टैक्सेस को कलेक्ट कर सके। कहते हैं ये जो लैंड ग्रांट हुआ करते थे उन सबको कॉपर की प्लेट्स पे रिकॉर्ड करा जाता था। जो ये लैंड दिया है, फॉर सपोज अगर मैं किंग हूँ और मैंने अगर आपको कोई लैंड दिया है कि भैया ये आपका लैंड है, जिसपे जो भी टैक्स आएगा वो आपके पास आएगा पैसा, तो वो मैं कॉपर की प्लेट पे उसको लिखूंगी, वो रिकॉर्ड करूंगी प्रॉपरली। क्योंकि ये चीज हमको पता चली है जब बाद में हमको ये कॉपर की प्लेट्स मिली है, ठीक है। प्लेट इज नॉट लाइक ऐसे थाली वाली प्लेट नहीं, प्लेट रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस तरीके से वो प्लेट हुआ करती थी बेसिकली। इससे हमको पता चलता था कि हाँ अब यहाँ से, प्लस मान लो मैंने तुमको लैंड दिया, मैंने तुमसे कहा कि भैया ये जो अब यहाँ से जो पैसा आएगा वो तुम्हारा हुआ,
तुम इसमें से मेरे को 20% 50% जो है दोगे, तो वो मुझे पता रहेगा अगर मैंने उसको कॉपी करके उस पे लिख दिया है कि हाँ मेरे पास इतना पैसा आने वाला है, इस तरीके से। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा ट्रेड या फिर क्लासिकल एज, हमने इसे क्यों कहा है? कहते हैं भैया जो गुप्ता एम्पायर का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वो था भैया लैंड से आने वाला टैक्स। बाकी थोड़ा बहुत फाइन से आ रहा है, माइनिंग से आ रहा है, इरिगेशन से आ रहा है, ट्रेड करके आ रहा है, ये सब जो है छोटी मोटी चीजें यहाँ पर वो चल रही है। कहते हैं इस इनकम को, जो पैसा यहाँ पे आ रहा है, जाहिर सी बात है उस पैसे का इस्तेमाल जो है करा जाएगा यहाँ पे आर्मी को मेंटेन करने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स वगैरह बनवाने के लिए, ज्ञानियों को और आर्टिस्ट वगैरह को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा जी, बड़ी बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पे ट्रेड भैया कैसा हो रहा था? कहते हैं यहाँ पे इंटरनल ट्रेड भी था, एक्सटर्नल ट्रेड भी था। हम इंडिया में अंदर स्टेट से स्टेट भी ट्रेड करते थे। शिट यार, सॉरी, मैं पानी भी नहीं लाई। ओके, कहते हैं स्टेट से स्टेट में भी ट्रेड हो रहा था, और हमारे इंडिया कंट्री से आउटर कंट्रीज में भी ट्रेड हो रहा था। ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग करना, खरीदना और बेचना, वो हो रहा था। इसमें दो वर्ड होते हैं, एक होता है आपका एक्सपोर्ट, एक होता है आपका इम्पोर्ट। ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हमारे इंडिया से कोई सामान बाहर जा रहा है। ठीक है। इम्पोर्ट का मतलब होता है जब बाहर से कोई सामान इंडिया आ रहा है। क्लियर पहली बात। कहते हैं मेडिटेरेनियन वर्ल्ड से, ये कहाँ पर? अफ्रीका, आपको आपने देखा होगा अफ्रीका से जो ऊपर का पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ना आपका सारा का सारा, यूरोप का नीचे का पार्ट, अफ्रीका के ऊपर का पार्ट, जो ये बीच का आपकी कंट्रीज आती है सारी की सारी, इसे हम बोलते हैं आपका मेडिटेरेनियन वर्ल्ड। साउथ ईस्ट एशिया से, जो एशिया का साउथ ईस्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वो जगह है, वियतनाम वगैरह, और चाइना, इन सबसे जो है हमारा ट्रेड होता है। क्या हम लोग भेज रहे थे? टेक्सटाइल्स, अब पता है हमें, मसाले, आइवरी, और आपके जेम स्टोन्स, बिकॉज प्रीशियस स्टोन्स वगैरह हमारे यहाँ काफी हुआ करते थे, और वहां से भी हम लोग कुछ प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स वगैरह वो सब हम लोग वहां से मंगाया करते थे। ठीक है जी, तो ट्रेड भी अच्छा खासा हो रहा है, पैसा भी अच्छा खासा आ रहा है, वेल्थ भी अच्छी खासी है, प्रोस्पेरिटी भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। रिलीजन की बात करते हैं भैया कि वो क्या चल रहा है। हमने बताया ऑलरेडी कि जो गुप्ता के रूलर्स थे वो मेनली विष्णु जी के बहुत सपोर्टर्स थे, बहुत उनको मानते थे, हमने उनको कॉइन्स पे देखा है, हर चीजों पे देखा है। वो बुद्धिस्ट के इंस्टीट्यूशंस को भी हालांकि काफी सपोर्ट करते थे, कि जो बुद्धिस्ट ने उनकी विहारास होते हैं, उनकी विहारास का मतलब जो मोनास्ट्रीज होते हैं जहाँ पे वो लोग रहते हैं, तो जो वो होते हैं ना, रेजिडेंस के लिए होते हैं, बेसिकली उनकी पूजा करने के लिए होते हैं, या फिर वो सब चीजें। तो और जो आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार वाली, उन सबको सपोर्ट भी उन्होंने काफी किया था। तो हम ये भी कहते हैं कि हाँ, ये लोग विष्णु जी के साथ साथ बुद्धिज्म को भी सपोर्ट करते थे, तो विष्णु जी को तो बहुत मानते ही थे। हाँ, वो वाहन उनका जो गरुण गरुण देव थे, वो सब चीजें यहाँ पर हमने पढ़ ली। अच्छा, गुप्ता एज को हम लोग क्लासिकल एज क्यों कह रहे हैं बच्चा? वाई इट इज नॉन एज द क्लासिकल एज? कहते हैं इस टाइम पे बहुत ज्यादा पीस रही है, बहुत स्टेबिलिटी रही है, बहुत सारी अचीवमेंट रही है इस टाइम पर। अच्छा, क्या क्या हुआ इस टाइम पे ऐसा? संस्कृत का लिटरेचर आता है, बिकॉज अभी आगे हम देखेंगे कालिदास का वर्क, कालिदास अभी आएंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे पोइट रह चुके हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। मैंने कहा था इसमें मैथ्स में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में काफी एडवांसमेंट हुई थी। तो आप देखो मैथ्स की और एस्ट्रोनॉमी यानी कि स्पेस की चीजों की, क्योंकि आर्यभट्ट और वराह मीरा जैसे लोग इस टाइम पे आए थे जिन्होंने मैथ्स के बहुत सी इक्वेशंस, फॉर्मूलाज, ये सब चीजें दी थी, और इसकी बहुत बातें करी थी। वो था। मेडिसिन में बहुत प्रोग्रेस हुई, बिकॉज यहाँ पे आयुर्वेद यहाँ पे काफी आया था उस टाइम पे। ऑल्सो आपको याद है वो मेटलर्जी वाला पॉइंट जब हमने बात करी थी, कि अभी तक भी जंग नहीं लगी है उस आयरन के पिलर में। तो ये जो है कुछ चीजें यहाँ पर रही। क्लियर हुआ? अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहे हैं कि बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट रहे, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा इनका, एंशियंट इंडिया में 500 सी के आसपास, मतलब उस टाइम पे रहे हैं, करीब करीब आज से 2000 साल पहले समथिंग। उस पूरा जो कि पटना में है, बिहार में है, याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो ये जो है इनका इम्पोर्टेंट सेंटर जो है रहा था। उन्होंने बहुत सी चीजें मैथ्स के बारे में लिखी है, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के ऊपर एक बुक लिखी है जिसे हम बोलते हैं आर्यभट्टिया। ठीक है। कहते हैं उन्होंने क्या क्या काम करा, सन के, मून के, प्लैनेट्स के कुछ मोशन किस तरह कर रहे हैं, किस रेट से कर रहे हैं, एटसेट्रा, कुछ उनके फॉर्मूलाज दिए। एक बहुत अच्छा काम किया था। एक साल की लेंथ कितनी होती है? होता है एक साल 365 डेज, है ना, 6 आवर्स का ऐसे होता है।
तो वो जो है उन्होंने ये जो टाइम था ये बहुत पहले दे दिया था, यानी कि आज से 2000 साल पहले, जो कि आज की वैल्यू के बहुत करीब का है, बहुत यही वैल्यू आज भी। अर्थ का साइज कितना है उन्होंने वो बताया था। अर्थ यहाँ से दूर कितनी है बेसिकली, यहाँ से सन कितना दूर है, यहाँ से मून कितना दूर है, उन्होंने वो बताया था। अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है तो उससे दिन और रात कैसे होती है वो बताया था। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, एक्लिप्स ग्रहण बोलते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, कैसे लगता है वो बताया था। क्वेश्चन सॉल्व करने की बहुत सी चीजें इन्होंने यहाँ पर दी थी और बहुत साइंटिफिक में एडवांसमेंट इन्होंने यहाँ पर करी थी। ये कुछ चीजें हुई। वराहमिहिर के बारे में बात करते हैं, आपको ये भी यहाँ पे दिख रहे हैं, ये भी एस्ट्रोनॉमर रहे हैं, मैथमेटिशियन रहे हैं और ये एस्ट्रोलॉजर भी रहे हैं, जो प्रेडिक्शन करके बताते हैं ना आजकल। एस्ट्रो योगी नाम है उस आपका, एस्ट्रो टॉक, ठीक है, वो वाले। ये तो आजकल नॉर्मल यार, वो अलग ही लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो ये उज्जैनी में रहते थे, ये भी एक अच्छा खासा कहते हैं। उनका एक काम यहाँ पे रहा है बृहद संहिता। बृहद संहिता जो बेसिकली दो चीजों से मिलके बनता है, सुश्रुत संहिता और चरक संहिता, जिसमें बताया जाता है कि हाँ किस तरीके से एस्ट्रोनॉमी है, किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी है, वेदर को फोरकास्ट करते हुए, यानी कि वेदर कैसा होने वाला है पहले से उसको बता देना, उसका प्रेडिक्शन करना, टाउन की प्लानिंग करना, आर्किटेक्चर में आना, एग्रीकल्चर को फॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो वो जो है कुछ चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट, मतलब आपको बस याद रखना है ऐसे करके। कालिदास आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, हालांकि कालिदास के बारे में इतिहास में सच इन्फॉर्मेशन नहीं है इतनी, तो बहुत कुछ जो है हमें कालिदास जी के बारे में पता नहीं चलता है वैसे तो। ठीक है, बट यहाँ पे कहते हैं कि हाँ, उनकी पोइट्री बहुत अच्छी रही है, बहुत एक्सीलेंस रहा है। अच्छा, उनके यहाँ पे दिख रहे हैं, ये क्लाउड दिख रहे हैं, उनके हाथ में कलम है, कालिदास यहाँ पे देखो, ये कुछ लड़के यहाँ पे खड़ा है, ये क्या कर रहा है पता नहीं, क्या कर रहे हैं ये। बेसिकली उन्होंने एक पोइट्री लिखी थी, काम था उनका मेघदूतम। मेघ यानी कि बादल, और दूत यानी कि जो मैसेंजर होता है, जो दूत है, कहते हैं ना कि दूत आया है दूसरे शहर से, उसका मैसेज पहुंचाने के लिए आपके पास जो इंसान आता है। कहते हैं कुछ लव स्टोरी के ऊपर यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर थी कि उनका जो उनका प्यार था वो उनसे बिछड़ गया था, तो उन्होंने क्लाउड को, बादलों को अपना मैसेज दिया था वो वहां तक पहुंचाने के लिए। बेसिकली ये जो उनकी स्टोरी है मेघदूतम वाली, ये लव को, इमोशंस को, अफेक्शन को, इन सब चीजों को दिखाती है, तो वो यहाँ पर बता रखा था। आयुर्वेद के बारे में हमें, आपको मैंने अभी ऊपर ही बताया था कि कहाँ से वो आ रहा है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इससे बनता है वो। बताता है हमें आइडेंटिफिकेशन करना, मतलब बेसिकली नाम होता है क्या दवाई कौन सी है, बीमारी कौन सी है। बेसिकली हमने कहते हैं आयुर्वेद थोड़ा मुश्किल प्रोसेस रहता है, कड़वी दवाइयाँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज उसमें अंदर तक हमको ठीक करा जाता है। पहले देखते हैं कि आपको बीमारी क्या है, क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से उसको हम ठीक कर सकते हैं, आपकी डाइट को सुधारते हैं, उसके अंदर आपका एक आपको सही जीवन जीने को बताते हैं, दवाइयाँ बनाना, फिर वो सब काम जो है करना, बिकॉज़ वो बहुत होलिस्टिक तरीके से आयुर्वेद जो होता है, अंदर से हमको जो है वो ठीक करता है, माइंड को, बॉडी को, इन सबको चीज़ें बैलेंस बनाकर। ठीक है जी। आर्ट की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें, जो कि उस टाइम पे हुआ करता था, तो कहते हैं इस टाइम पे सारनाथ, आपको याद है, बुद्धा के स्कल्पचर्स थे सारनाथ पिलर। अजंता केव्स महाराष्ट्र की, उनकी रॉक कट जो पत्थर कट कट के जो उसमें पेंटिंग, जो केव्स बने हुए थे, गुफाएं बनी हुई थी पत्थरों को काट काट के, वो था। उदयगिरी की जो केव्स है हमारी, वो भी यहाँ पर दिखाती है, जिसमें जो उनके डिटीज है जिनकी वो पूजा करते हैं, वो भी यहाँ पर दिखा रखे हैं, उन्हीं केव्स पे वो स्क्राइब हो रखे, कार्व हो रखे, छपे हुए बना रखे हैं, किसने गाड़ गाड़ के, इस तरीके से। एट द एंड जो है भैया, थर्ड सेंचुरी से चलता चलता सिक्स सेंचुरी तक आते आते गुप्ता एम्पायर का जो है डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। दो रीजन रहते हैं मेन। फर्स्ट रीजन यहाँ पे रहेगा, पहली चीज, किसी भी रीजन के, किसी भी एम्पायर के डिक्लाइन का जो एक बहुत, कोई भी अगर तुमको रीजन ना भी याद आए तो एक रीजन आंख बंद करके लिखना ना, इंटरनल कन्फ्लिक्ट, कि आपस में क्या था, जो कुछ एक तो जो रूलर्स थे वो वीक हो गए थे, और जिसकी वजह से कि अब जो यहाँ पर किंग आ रहे थे, वो किंगडम को बनाकर ऐसे, मतलब ना एक साथ नहीं रख पा रहे थे, और जिसकी वजह से किंगडम जो यहाँ पर अब अलग हो रहे थे, तो कुछ अलग अलग किंगडम्स यहाँ पे निकल कर आ रहे थे, बिकॉज यहाँ पे इंटरनली जो है वो कन्फ्लिक्ट हो रहे थे काफी ज्यादा, जिसकी वजह से एम्पायर वीक होता जा रहा था। हुना ट्राइब जो कि आया था सेंट्रल एशिया वाले पार्ट से, वो भी यहाँ पे आ रहे थे, इन्वेशन कर रहे थे, बार बार अटैक कर रहे थे, एंड क्योंकि रूलर्स वीक थे, वो उसको नहीं संभाल पाए अटैक को, एंड दैट्स हाउ वो जो उनका एम्पायर था वो डिक्लाइन होने लग गया। तो दो, चंद्रगुप्त जो बन रहे हैं वो फाउंडर है आपके गुप्ता एम्पायर के, ठीक है, लेकिन जो चंद्रगुप्त टू
और जो उनके फादर समुद्रगुप्त रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर रहे हैं। और भावती गुप्ता का नाम जो आता है, जो उनकी चंद्रगुप्त टू की डॉटर थी, वो नाम आपका आता है उस टाइम पर कि हाँ जी, एक वुमेन ने कैसे अपने हस्बैंड की डेथ के बाद एक रीजन जो है वो संभाला था। तो उसमें जो है ये चीज आपकी आती है। अब आपको हालांकि मैंने ऊपर ही पल्लवास दिखा दिया था ऊपर मैप में, बट यहाँ पे भी देख लो कि जब यहाँ पे गुप्ता एम्पायर का पूरा चल रहा था, उस टाइम पे यहाँ पे साउथ में क्या चल रहा था भैया? तो कहते हैं पल्लवास जो यहाँ पे साउथ में थे, तो कहते हैं भैया इनका जो है काफी अच्छी डायनेस्टी निकल कर आई थी। पहले मैंने कहा मुझे ये कहना चाहिए था, लो आवाज भी अजीब सी हो रही है मेरी। वो कोल्ड कफ सब है ना, तो ओके। कहते हैं कि जो पल्लवास थे वो सतवाहनास की, मैंने कहा था सतवाहनास यहाँ पे थे पूरे के पूरे, इनकी पहले ट्रिब्यूटरी थे भैया। ट्रिब्यूटरी याद है, पहले इनको ट्रिब्यूट पे करना, गिफ्ट टैक्स एक्सेट्रा ये सब देना। बाद में जब सतवाहनास डिक्लाइन होता है तब पल्लवास इमर्ज होके आ जाता है, एज एज यूजुअल जो जो चलता आ रहा है। अच्छा, कहते हैं इन ये भी बहुत ज्यादा आर्ट को आर्किटेक्चर को मानते थे, लेकिन जो ये पल्लवास थे वो शिव जी को मानते थे। सास की तरह ये विष्णु जी को नहीं मानते थे, ये शिव जी को बहुत मानते थे। और इन्होंने रॉक कट केव्स बनवाई थी। कांचीपुरम जो इनकी कैपिटल थी, जिसमें बहुत सारे हजारों टेम्पल्स वगैरह बहुत थे, बिकॉज को याद है पल्लवास, पांड्यास, चोलास, ये सब याद होंगे आप लोगों को। चेरास, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि चोलास चेरास पांड्यास अलग रहे, पल्लवास अलग रहे। साउथ इंडिया में इतना ज्यादा सुंदर रॉक हट पेंटिंग्स, इतने सुंदर वहां पे हजारों टेम्पल्स है, बहुत सुंदर नकाशी करे हुए कि वो इतने खूबसूरत लगते हैं कि अगर आप वहां जाओ, साउथ इंडिया आप कहीं जाओ, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, वहाँ इतने सुंदर सुंदर टेम्पल्स है, बस उनको निहारते ही रह जाओ, ऐसे है मतलब, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर हुआ करते, घटिका यहाँ पर थी जो कि एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, तो वो चीज यहाँ पर थी। कामरूप किंगडम आपको बताया था मैंने, इधर नॉर्थ ईस्ट में है, ऊपर मैंने दिखाया था आप लोगों को। इसको वर्मन डायनेस्टी जो है वंशज उनको जो है रूल करता था, ब्रह्मपुत्र वैली वगैरह में आपको दिख रहा है ये। कहते हैं इस रीजन को पहले हम प्रयाग ज्योतिष कहते थे, प्रयाग ज्योतिष जो कि आपने महाभारत में रामायण में नाम इसका कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो कहते हैं यहाँ पर भी टेम्पल्स मोनास्ट्रीज वगैरह ये सब यहाँ पे काफी हुआ करते थे। अच्छा, गुप्तास के इनके साथ रिलेशंस कैसे थे, पल्लवास के साथ, कामरूप के साथ? तो कहते हैं ठीक ठाक थे। प्रयाग प्रशस्ति में इसका भी जिक्र करा हुआ है समुद्रगुप्त ने। कहते हैं समुद्रगुप्त ने लोकल रूलर्स को हराया था, लेकिन उनकी टेरिटरीज को हथिया नहीं पाए थे। उनको राज करने दिया, वही जैसे ऊपर पढ़ा था हमने, और वो उनको ट्रिब्यूटरी पे करते थे। और इनकी इस पॉलिसी की वजह से इन लोगों के साथ इनके पीसफुल रिलेशंस रहे, ठीक ठाक रिलेशन जो है वो रहे। गुप्ता एज की लेगेसी की बात करें कि हमें इनसे क्या मिलता है, तो भैया बहुत प्रोग्रेस रही है, स्टेबिलिटी थी इस टाइम पे, काफी सब कुछ ठीक रहा। उनके कंट्रीब्यूशन में ऊपर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनसे मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, मेटलर्जी, है ना, आयुर्वेद, आयरन पिलर, संस्कृत के लिटरेचर, क्लासिकल आर्ट, ये सब आर्यभट्ट से, वराह मीरा से, ये सब हमको बहुत मिली है। गवर्नेंस करने के, शासन कैसे करना है, और प्रोस्पेरिटी कैसे आनी चाहिए, वेल्थ कैसे रहनी चाहिए, ये सब जो है हमें इनसे पता चला है। तो कल्चर की, रिलीजन की, है ना, आर्टिफैक्ट्स वगैरह की, इन सब की नॉलेज जो है हमें इनसे बहुत मिली थी, आर्ट, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा। तो क्या इंपॉर्टेंस जो है इनकी रही थी बेसिकली, हमने देखा था इस टाइम पे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने के बाद अगर एक सेंट्रल पावर है तो वो किस तरीके से वो आ सकती है, किस तरीके से इस टाइम पे कल्चर का, लर्निंग, साइंस, ये सब यहाँ पे काफी थी। और मतलब बेसिकली वही है जो हमने नीचे पढ़ा है, वही यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए। समझ में आ गया बच्चा आप लोगों को, ये वाला चैप्टर आप लोगों का? ठीक है जी। तो अगर आप लोगों को इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी उसका, और बाकी अब आपको एक सेकंड बाद आपको शो भी हो जाएगा उसका, इस यहीं पे सामने स्क्रीन पे आ जाएगा आपका एंड स्क्रीन के रूप में। बाकी आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताना इसके बारे में। एंड बिकॉज आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, 7th क्लास वाले बच्चे 8th क्लास वाले करते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, तो प्लीज आप लोग कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बहुत कम होते जा रहे हैं। बिकॉज आई नो मैं कई दिन से कंटिन्यू नहीं हूँ, और 7th की वीडियोस तो बिल्कुल आ ही नहीं पा रही थी। सो ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो और अच्छे से रखो, बाय बाय, ध्यान रखना, एंड मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग जरा मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता देना कि क्या क्या आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के रूप में चाहिए। थैंक यू सो मच।